एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट ने ऐसी खतरनाक बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से चीखते हुए मरने लगे और कुछ ही दिनों में एक के बाद एक पूरा शहर नक्शे से गायब होने लगा। ये तब की बात है जब ये सब शुरू नहीं हुआ था। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की अपने एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी क्लास की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ बताए सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में पहले से ही सिमोन का छोटा भाई रेशमस और उसकी माँ बैठे हुए थे। फेडरिक बेहद घबराया हुआ था और बिना कुछ समझाए कार को बहुत तेज चलाने लगा। वह उन्हें जंगल के अंदर बने एक गुप्त बंकर की ओर ले जा रहा था जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने तैयार किया था। मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था और लगता था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। इसी बीच फेडरिक की तेज रफ्तार के कारण आगे कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया जिससे सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। लोग गुस्से में फेडरिक से बहस करने लगे लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारा और उन्हें लेकर भागते हुए जंगल के अंदर घुस गया। वहां पहुंचते ही आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थीं। फेडरिक ने जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट से बंकर का लॉक खोला और सबको लेकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर सिमोन और रेशमस दोनों हैरान थे कि आखिर उनके पिता उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। बंकर में हर जरूरत का सामान था, कई सालों तक के लिए खाना, पानी और एक खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी। सिमोन अपने पिता से सवाल करने ही वाली थी कि तभी फेडरिक ने प्रोटेक्टिव सूट पहना और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वह बस इतना कहता है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई भी बंकर से बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है और सच्चाई जानना चाहती है। तब फेडरिक बताता है कि बाहर हो रही बारिश में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके संपर्क में आता है वह कुछ ही सेकंड में दर्द से तड़प कर मर जाता है। फेडरिक ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसे तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर जाना था। जाते जाते वह सिमोन से कहता है कि रेशमस का खास ध्यान रखना क्योंकि आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदल सकता है। सिमोन को अब भी कुछ समझ नहीं आया था पर फेडरिक बंकर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद सिमोन ने अपने फोन पर इंटरनेट खोला और जैसे ही खबरें देखी उसके होश उड़ गए। हर जगह मौत, तबाही और डर के दृश्य थे। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे और बारिश में तड़पकर मर रहे थे। सिमोन ने डरते हुए अपने भाई से बातें शुरू की। तभी उनकी माँ बोली कि वे लोग अभी सेफ हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना है। वे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक बंकर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। रेशमस को लगा कि शायद पापा लौट आए हैं। माँ ने उसे मना किया पर उसने बात नहीं मानी और बंकर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला बाहर बारिश से भीगा हुआ एक आदमी गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और वह तड़पता हुआ रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, मगर तभी रेशमस की माँ ने तुरंत रेशमस को अंदर खींच लिया और खुद उस आदमी को धक्का देते हुए बारिश में चली गई। बारिश में भीगते ही वह खुद भी इन्फेक्टेड होकर तड़पने लगी। बावजूद इसके उसकी सबसे बड़ी चिंता सिमोन और रेशमस के लिए थी। उसने दोनों से कहा कि एक दूसरे का ध्यान रखें। इसके बाद सिमोन भी रोते हुए दरवाजा बंद कर अंदर चली गई और अपने पिता फेडरिक को कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका फोन फेडरिक के फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिससे उसका डर और बढ़ गया। उसी समय उसे फेडरिक की बातें याद आईं जब उसने कहा था कि सिमोन को रेशमस के सामने सब सामान्य दिखाना चाहिए। इस याद के सहारे सिमोन ने खुद को संभाला और बंकर के सारे सिस्टम्स को चेक करना शुरू किया। उसे पता चला कि उनके शहर में और भी कई ऐसे बंकर मौजूद थे जिन्हें अपोलो कंपनी ने बनाया था। सिमोन ने उन बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान उसने बंकर में उपलब्ध सामान देखते हुए एक रेडियो खोज लिया। रेडियो की मदद से उसने एक आदमी से कांटेक्ट किया जो अपने घर के बेसमेंट में छुप कर रह रहा था। बाहर के हालात बेहद खतरनाक थे और कई लोगों को पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था ताकि ह्यूमंस की जान बचाई जा सके। सिमोन ने उस आदमी को फेडरिक का नंबर देकर कॉल करने को कहा, लेकिन उसकी कोशिश करने के बावजूद फेडरिक से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सिमोन को लगा कि शायद फेडरिक भी मर चुका है क्योंकि बाहर जीवित रहना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक पूरे शहर में लाइट चली गई जिससे सिमोन का रेडियो कनेक्शन टूट गया और अब वह अकेले बंकर में रेशमस का ध्यान रखने लगी। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब फेडरिक वापस नहीं आया तो सिमोन ने हिम्मत करके बाहर जाने की योजना बनाई। उसने रात में पीपीई किट पहनकर बंकर के गेट तक पहुंची, लेकिन तभी उसे अपनी माँ के मरने के विजन्स दिखाई देने लगे। डरकर वह तुरंत वापस बंकर में आ गई। रेशमस भी उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वह समझ चुका था कि बाहर का खतरा बहुत बड़ा है। इस तरह धीरे धीरे एक महीना बीत गया। इस दौरान सिमोन को कई बार रेशमस का ध्यान रखने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वह एक अच्छी बहन साबित हो और उसके भाई की देखभाल करे। साथ ही वह बंकर में मौजूद सभी संसाधनों और सिस्टम्स के बारे में भी सीखती गई। इसी दौरान उसे याद आया कि कुछ समय पहले रेशमस को एक अजीब सा वायरस हुआ था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। उस समय फेडरिक ने खुद एक एंटीडोट तैयार किया और रेशमस को दिया। बाद में फेडरिक की कंपनी को भी इस वायरस की जानकारी मिली और उन्होंने फेडरिक से पूरी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। सिमोन को शक होने लगा कि शायद यह वायरस फेडरिक ने ही बनाया होगा। अब तक लगभग 6 साल बीत चुके थे, लेकिन फेडरिक के बारे में सिमोन को कोई जानकारी नहीं थी। रेशमस भी अब बड़ा हो चुका था
और बाहर जाकर खाने की तलाश करना चाहता था, क्योंकि बंकर में उनका खाना बहुत कम बचा था। सिमोन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि खुद जाकर खतरे का जायजा लेना जरूरी है। रात के समय जब रेशमस सो गया, सिमोन ने पीपीई किट पहनकर बंकर के बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उसे अपनी माँ के विजन्स दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी माँ का शरीर अब केवल कंकाल बन चुका था। पास में एक हिरण खड़ा था, जिसे देखकर सिमोन आगे बढ़ी। सड़क पर कई कारें खराब हालत में पड़ी थीं और चारों तरफ जंगल उग चुका था। सिमोन ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रही। वह उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां लोगों को सुरक्षित रखा गया था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी वहां कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो वहां का नजारा पूरी तरह से तबाही में बदल चुका था। चारों तरफ हर चीज बर्बाद पड़ी थी और जमीन पर जगह जगह लोगों की लाशें बिखरी हुई थी। तभी अचानक से उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए सिमोन पास वाले एक कमरे में जाकर छिप जाती है। कुछ देर बाद जब बाहर सब शांत हो जाता है तो वह धीरे धीरे बाहर निकलती है और वापस अपने बंकर में लौट आती है। वहां पहुंचकर सिमोन तुरंत रेशमस को सब कुछ बताती है कि बाहर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस जगह से निकलकर किसी और बंकर में जाना पड़ेगा, जो इसी सिटी के अंदर कहीं मौजूद है। यह सुनकर रेशमस अगले ही दिन सिमोन के साथ बाहर जाकर दूसरा बंकर ढूंढने का डिसाइड करता है। वो दोनों अगले दिन निकलने की तैयारी करके सोने चले जाते हैं, लेकिन रात में अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। बंकर का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगता है और दोनों में से किसी को भी इसका अंदाजा नहीं होता। कुछ ही देर में सिमोन कम ऑक्सीजन की वजह से बेहोश हो जाती है, मगर किस्मत से रेशमस को सही समय पर अलार्म्स की आवाज सुनाई दे जाती है। वह तुरंत सिमोन को उठाता है और उसे लेकर जल्दी से बंकर के बाहर भागता है। अब वह दोनों बिना पीपीई किट के बाहर आ चुके थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब साफ था, अब वो बिना सूट के भी बाहर सरवाइव कर सकते थे। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। असल में यही लोग थे जिन्होंने सिमोन को पहले बाहर घूमते हुए देखा था, और जब वह वापस बंकर में लौटी थी तो इन्हीं लोगों ने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था, ताकि दोनों को होस्टेज बनाकर अंदर का राशन लूटा जा सके। वो लोग सिमोन और रेशमस को गन पॉइंट पर अंदर के एक कमरे में बंद कर देते हैं और खुद बंकर में खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्योंकि सिमोन और रेशमस का राशन पहले ही खत्म हो चुका था, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर उनका लीडर मार्टिन गुस्से में आकर सिमोन और रेशमस को बंद करके वहां से जाने लगता है। अब अगर वो अंदर ही बंद रहते तो उनकी जान पक्की चली जाती। इसलिए सिमोन एक गिलास पर लिखकर बताती है कि उसे पता है कि खाने का स्टॉक कहाँ मिल सकता है। इतना लिखने के बाद वह जानबूझकर उस पैड को तोड़ देती है जिसमें बाकी बंकर्स का नक्शा था। अब मार्टिन के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर उसे राशन चाहिए था तो उसे सिमोन और रेशमस को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकियों की लोकेशन सिर्फ सिमोन के दिमाग में थी। इसी बीच मार्टिन की नजर सिमोन पर जाती है और वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। जब वह एक सोल्जर हुआ करता था, उस वक्त उसे आदेश मिला था कि वह एक ब्रिज पर तैनात रहकर उस शहर से किसी को भी बाहर जाने न दे, ताकि इन्फेक्शन फैल न सके। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। लेकिन एक दिन ड्यूटी के दौरान मार्टिन को एक औरत दिखती है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर ब्रिज के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन उसे रोकने के लिए हवा में कई शॉट्स फायर करता है, लेकिन वह औरत नहीं रुकती। वो हिम्मत से शहर के बाहर निकल जाती है। उस वक्त मार्टिन ने उस पर दया दिखाई थी, इसलिए उसने उसे गोली नहीं मारी। कुछ देर बाद उसके साथियों ने उसे पास के टेंट में बुलाया जहां सब सोल्जर्स रह रहे थे। वहां जाकर मार्टिन को पता चलता है कि वही औरत जिसे उसने जाने दिया था दरअसल इन्फेक्टेड थी, और उसके जाने के बाद से टेंट में मौजूद कई लोग इन्फेक्शन की वजह से मर चुके थे। यह सुनकर मार्टिन टूट जाता है। उसके आखिरी साथी की मौत के साथ ही उसका सब्र भी खत्म हो जाता है। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना हो। अब उसके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा नियम था। इतनी बातें याद करने के बाद मार्टिन प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और सिमोन की डील को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन उनके पास खाने का कुछ भी नहीं बचा है और बिना फूड के वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर आखिरकार मार्टिन को सिमोन की बात माननी पड़ती है। वह सिमोन और रेशमस को आजाद करवाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। कई सालों बाद जब सिमोन और रेशमस बंकर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की हवा और रोशनी देखकर दोनों के चेहरे पर राहत झलक उठती है। इतने लंबे समय बाद बाहर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वे मार्टिन और उसकी टीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब दुनिया में फूड और वाटर की इतनी कमी हो गई है कि लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को भी मारकर खा रहे हैं। ये सुनकर सिमोन और रेशमस दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक कुछ दूर एक और ग्रुप नजर आता है। वो लोग अपने थर्मल सेंसर ड्रोन से इलाके में इंसानों को ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें पकड़कर मार सकें। ये देखते ही मार्टिन ने झट से सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया, जिससे उनकी बॉडी हीट
ड्रोन कैमरा में दिखाई न दे। लेकिन पास में ही 2 और सर्वाइवर्स मौजूद थे, जिनमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ जाती है। सिमोन उस लड़की की मदद करना चाहती है, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी अजनबी की मदद करना उनकी पूरी टीम के लिए रिस्क बन सकता है। पर उसी वक्त उसकी टीम में मौजूद लड़की बीटी सिमोन का साथ देने लगती है। दोनों बिना कुछ सोचे उस औरत की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो औरत भागते भागते एक छोटी सी रिवर के पास फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं पीछे पीछे आए कुछ लोग उसे जान से मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त मार्टिन वहां पहुंचता है और बिना देरी किए उन दोनों आदमियों को शूट कर देता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो मार्टिन अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन वाटर में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसे देखकर मार्टिन को मजबूरन उसे भी शूट करना पड़ता है। सिमोन के लिए यह सब बहुत झटका देने वाला था। तभी उसे समझ आता है कि जमीन पर रहना तो सुरक्षित है, लेकिन बारिश या रुके हुए वाटर के संपर्क में आना अब भी बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि जरा सा भी कांटेक्ट उन्हें इन्फेक्ट कर सकता है। इस घटना के बाद सिमोन सबको लेकर एक और बंकर की ओर निकलती है, जिसकी लोकेशन उसे याद थी। वहां पहुंचने में उन्हें लगभग 1 दिन का समय लगने वाला था। रात होने से पहले सब एक पास के घर में रुकने का डिसाइड करते हैं। घर के अंदर उन्हें मरे हुए हंटर्स के कुछ हथियार, कपड़े और थोड़ा बहुत सामान मिलता है। इसके अलावा वहां कुछ बोतलें क्लीन वाटर की भी रखी होती हैं। ये देखकर जॉन अपनी बीमार साथी लिया को वो पानी पिलाता है। उनकी आपसी केयर देखकर सिमोन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहले तो वो बस उनके सहारे अगले बंकर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि ये लोग बुरे नहीं हैं। धीरे धीरे सिमोन का मन सच में मार्टिन और उसकी टीम की मदद करने को तैयार होने लगता है। अगली सुबह सब सफर फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में अचानक रेशमस का पैर एक पानी से भरे गड्ढे में चला जाता है। ये देखते ही मार्टिन तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी सिमोन बीच में आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोक लेती है। वो तुरंत रेशमस का जूता उतारती है और उसकी सॉक्स चेक करती है। हैरानी की बात यह थी कि वो पूरी तरह सूखी थी। दैट मीन्स रेशमस का जूता वाटरप्रूफ था और उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। ये देखकर मार्टिन चैन की सांस लेता है और अपनी गन नीचे कर देता है। फिर वो सब मिलकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार उस दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। वहां सिमोन के फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। वहां खाने पीने का इतना राशन था कि वे लोग सालों तक आराम से जी सकते थे। सब खुशी से झूम उठते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। लेकिन सिमोन को अंदर कुछ बेचैनी महसूस होती है कि उसे मार्टिन और उसकी टीम पर भरोसा नहीं है। पता नहीं कब वो उसे जान से मार दे। इस बारे में जब वो सीधे मार्टिन से बात करती है तो मार्टिन उसे समझाता है कि सिमोन पिछले 6 ईयर्स से बंकर के अंदर थी, इसलिए उसे बाहर की दुनिया और लोगों के हालात के बारे में कुछ नहीं पता। मार्टिन असल में एक अच्छा इंसान था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ऐसा था कि किसी पर भरोसा करना अब आसान नहीं था। फिर भी सिमोन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अंदर बंकर में चली गई। वहां वह देखती है कि एक फोन चार्ज हो रहा है, जिस पर उसकी और रेशमस की बचपन की फोटोज लगी थी। ये फोन असल में सिमोन के पिता फ्रेडरिक का था, जो पुराने बंकर से निकलकर इस नए बंकर में कुछ समय के लिए आए थे। सिमोन तुरंत ही रेशमस के साथ उस फोन को चेक करती है। वहां उसे फ्रेडरिक की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वह बताता है कि वह स्वीडन के एक हेडक्वार्टर में इस इन्फेक्शन का क्योर या एंटीडोट बनाने के लिए जा रहा है। सिमोन के दिमाग में तुरंत विचार आता है कि उसके पिता शायद अब भी जिंदा हैं, इसलिए वह रेशमस के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। सिमोन ने यह बात मार्टिन को भी बताई और उम्मीद थी कि मार्टिन उनकी मदद करेगा, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि बंकर में उन्हें कोई खतरा नहीं था, जबकि स्वीडन के हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए उन्हें शहर के बीच से गुजरना पड़ेगा, जहां कितने हंटर्स छिपे होंगे। मार्टिन सोचता था कि यह बहुत रिस्की हो सकता है। मार्टिन यह भी सोचता था कि वैसे भी फ्रेडरिक की वीडियो 6 साल पुरानी थी और शायद अब तक उसकी डेथ हो चुकी होगी। अगर वह एंटीडोट बनाने में सफल हो गया होता तो मार्टिन को इसके बारे में जरूर पता चल जाता, लेकिन सिमोन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कुछ दिन का राशन लेकर रेशमस के साथ बंकर से निकल गई। बीट भी जॉन और लिया के साथ उनके पीछे चलने का डिसाइड करती है, क्योंकि वह सच में सिमोन का साथ देना चाहती थी। लिया खुद यह समझ चुकी थी कि सिमोन की वजह से ही वह इस बंकर तक आकर सुरक्षित हो पाई थी। वैसे भी पहले मार्टिन और पैट्रिक खुद भी लिया, जॉन और बीट को जान से मारने वाले थे। असल में उस वक्त वो तीनों मार्टिन और पैट्रिक को नहीं जानते थे और केवल एक ही ग्रुप में फंसे हुए थे। मार्टिन और पैट्रिक ने उन्हें लूटने के इरादे से पकड़ा था और बीट ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने एक छिपे हुए अड्डे के बारे में बता दिया। वहां उन्होंने काफी दिनों तक फूड रखा हुआ था। मार्टिन उन 5 के साथ उस जगह पर जाता है। वहां वे सभी मिलकर खाना खाते हैं और सच में उन्हें साथ रहकर काफी अच्छा लगता है। रात में बीट मार्टिन से अनुरोध करती है कि वह उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। मार्टिन उस पर मान जाता है और तब से ही वे सभी साथ रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रेशमस को यह नहीं पता था कि जॉन, लिया और बीट उनके पीछे आ रहे थे। वे शहर के पास पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें एक बस दिखाई देती है जो आगे के रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। दोनों थक चुके थे, इसलिए बस में थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर
कुछ लोगों की परछाई दिखाई देती है। दोनों डर से वहीं सन्न रह जाते हैं। तभी पता चलता है कि वो लोग बीट, जॉन और लिया थे। सिमोन को बहुत अच्छा लगता है और वह उन्हें बंकर में सुरक्षित रहने के लिए कहती है, लेकिन तीनों तय कर लेते हैं कि सिमोन के साथ ही रहना है। वे पास के किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं और खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं। उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ता है। भागते हुए सिमोन अलग हो जाती है और रोड पर एक जाली के पास पहुंचती है जिस पर कई मिसिंग पर्सन्स के पोस्टर्स लगे हुए थे। ये देखकर सिमोन को बहुत बुरा लगता है। जाली की दूसरी तरफ वह एक छोटा बच्चा देखती है जो अकेला था। बारिश जल्दी ही शुरू होने वाली थी। अब उनके साथ क्या होगा और क्या यह सब बारिश होने से पहले किसी सेफ जगह में पहुंच भी पाएंगे या नहीं, जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।